हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आदित्य विजन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो रिसेंटली अभी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था एंड जो अभी इनका करंट वैल्यूएशन है एंड 1 ईयर फॉरवर्डेड वैल्यूएशन इनका क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आदित्य विजन लिमिटेड का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं ब्रीफ में। वैसे मैंने डिटेल में इनका बिजनेस मॉडल लास्ट क्वार्टर में जब इनका रिजल्ट आया था तब मैंने कवर किया था और अपने चैनल पर एक वीडियो डाला भी है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में उनका बिजनेस मॉडल कवर कर लेते हैं। आदित्य विजन लिमिटेड बेसिकली है क्या, ये एक हिंदी हार्टलैंड एरिया में जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, तो इन सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का मतलब जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, चाहे वो सैमसंग हो, एलजी हो, हिताची हो, या आपके वोल्टास हो, या पीजी, ये आपका एलजी हो, तो ये सारे जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं जो कि टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और आपके मोबाइल फोन्स एंड इसके अलावा लैपटॉप्स हो गए एंड जो आपके म्यूजिक सिस्टम्स हो गए, हेयर ड्रायर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कुकटॉप्स हो गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हम घर में यूज करते हैं, होम अप्लायंसेज, चाहे वो इलेक्ट्रिक कैटल है, गीजर है, या आपके इलेक्ट्रिक एयर फ्रायर है। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनियां हैं, इनके प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में, अपने शोरूम में सेल करते हैं। तो ये लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर हैं, बेचते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं ये लोग। तो इनका ये सिंपल बिजनेस मॉडल है और इनको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है और उससे इनको मार्जिन मिलता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। एंड अगर आप इनका रिसेंटली रिजल्ट देखें, पिछले क्वार्टर वन में, पिछले Q4 से इनका रिजल्ट खराब आ रहा है। पिछले लास्ट ईयर के Q4 में भी इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था एंड तब से इनका डिग्रोथ हो रहा था कंटिन्यू। एंड इस बार भी जो इनको क्वार्टर वन में रिजल्ट आया था उसमें भी केवल इनका आई थिंक हार्डली 8% का ग्रोथ आया था, रेवेन्यू ग्रोथ। और अभी जो रिसेंटली अभी रिजल्ट आया क्वार्टर टू का, इसमें इनका ऑलमोस्ट 22% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। तो इस बार कंपेरेटिवली पिछले 2 क्वार्टर से काफी अच्छा रिजल्ट है इनका। एंड मैनेजमेंट भी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बोल रहा है कि जो आने वाला क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है, उसमें रिजल्ट इनका इससे बेटर आएगा, क्योंकि अभी क्वार्टर टू के एंड से फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है। तो ये जो पूरा सेल इन्होंने फेस्टिवल सीजन में, दिवाली, दशहरा, धनतेरस, इन सब पर जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, ये सारा रिजल्ट आपको Q3 में दिखाई देगा। तो बेसिकली जो इनका बिजनेस का जो रेवेन्यू है, बेसिकली इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इनका इनके एसी वाले सेगमेंट से आता था। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सेल करने में मार्जिन हायर होता है, और हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे तो आपका भी जो मार्जिन है काफी, आपका जो पैट है वो काफी ज्यादा आएगा, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पिछले 3 क्वार्टर से इनके एसी वाले सेल्स में कुछ खास ग्रोथ आ नहीं रही है। इस बार भी इनका एसी वाला सेल्स का जो एसी वाले सेल्स का जो सेगमेंट है, उससे जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है फ्लैटिस है कंपेयर टू लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में। तो कुछ ज्यादा ग्रोथ आ नहीं रही, इसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका मार्जिन थोड़ा श्रिंक हो गया, मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आया है और वो मार्जिन फ्लैट है। मार्जिन में काफी कुछ आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, अगर आप देखेंगे तो डिग्रोथ ही हुई है, ग्रोथ नहीं हुई है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इनका ओपनिंग रिमार्क देखते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया था कि इनका क्वार्टर वन म्यूटेड था, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया। एंड इसके अलावा क्वार्टर टू में इन्होंने काफी ज्यादा एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि मानसून सीजन आया, जल्दी आया, एंड इसके बाद जो रेनफॉल है वो काफी लंबा चला, एंड जो गर्मी का सीजन है वो कम रहा, जिसकी वजह से इनका जो एसी का सेगमेंट है उसमें ग्रोथ आया नहीं। एंड जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एंड इसके स्पेशली इनके जो कोर एरिया है यूपी, बिहार और झारखंड, वहां पर ये इसका इम्पैक्ट, मानसून का इम्पैक्ट ज्यादा रहा है। एंड जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका मार्जिन भी, हाँ, इन्होंने यही बताया। और इसके अलावा क्या हुआ कि इसी पीरियड में क्वार्टर टू में श्राद्ध पीरियड भी आ गया। श्राद्ध के समय में यूपी, बिहार और झारखंड, जनरली इन सभी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदा नहीं जाता। इसकी वजह से भी इनका जो क्वार्टर टू में रिजल्ट आया है, क्वार्टर टू में इनको डिमांड में कमी दिखाई दी। एंड इसके अलावा जीएसटी के रेट कट का जो इम्प्लीमेंटेशन वो भी काफी लेट हुआ। एंड काफी लेट हुआ मीन्स कि जो जीएसटी के रेट कट का अनाउंसमेंट तो अप्रैल मई में हो गया था, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ सितंबर में जाके हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो डिमांड इनको एक्सपेक्टेड थी कि जीएसटी रेट कट के बाद इनको मिलेगी, वो जनरली इनको कम मिली। इनका जो कि इम्प्लीमेंटेशन 22 सितंबर को हुआ जीएसटी रेट कट का। 22 सितंबर के बाद क्या, इनका सितंबर में तो क्वार्टर एंड हो गया, तो क्वार्टर एंड सितंबर में इनको केवल 9 दिन मिले हैं जीएसटी कट के बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। और इस 9 दिनों में इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रांग डिमांड देखी, काफी हैवी स्ट्रांग डिमांड देखी इन्होंने, स्पेशली जो बिग स्क्रीन के टेलीविजन है एंड जो एसी है उस वाले सेगमेंट में। तो मैनेजमेंट ने आगे बताया भी कि डिस्पाइट दीज टेम्परेरी हेडविंड्स, हमारा जो रेवेन्यू है वो 22% से ग्रो हुआ है।
अगर देखें तो 458 करोड़ हुआ है। एंड आवर ग्रास एंड नेट मार्जिन रिमेन्ड स्टेबल, हमारा जो मार्जिन है स्टेबल रहा है। एंड इसके अलावा जो इनका पैट है वो उसमें 4.2% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में इन्होंने लगभग 12 करोड़ का पैट जनरेट किया था, जो कि इस बार इन्होंने 13 करोड़ का पैट जनरेट किया है। एंड इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज देखते हैं तो कैटेगरी वाइज जो लार्ज स्क्रीन के टेलीविजन साइज है, टेलीविजन है, मोबाइल्स हैं एंड वॉशिंग मशीन है, इसमें इनको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड जो कूलिंग प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है, एसी है, कूलर है, फैन है, इसमें इनका जो सेल्स है उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है। एंड फिर भी अगर आप देखें, अगर कंपेयर करें जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि एसी बनाती हैं, जैसे आपके सैमसंग है या फिर एलजी है या फिर ब्लू स्टार है, वोल्टास है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनका अगर आप रिजल्ट उठा के देखते हैं तो ये तो सारी की सारी डिग्रोथ हुई। किसी का सेल्स 20% से डाउन है, किसी का 30% से डाउन है, किसी का 10% से डाउन है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली भी अगर आप इनको आदित्य विजन जैसी कंपनियों को देखते हो तो इनका तो सेल्स में 22% की पॉजिटिव ग्रोथ आई है, 22% ग्रो हुआ है। तो कंपेरेटिवली जो अदर पीयर्स कंपनियां हैं इस सेगमेंट में या जो अदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो इनका रिजल्ट काफी अच्छा है। हाँ, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेशन रहता है इनका जनरली 25-30% का जो ग्रोथ ये लोग पिछले कुछ क्वार्टर से दिखाते आ रहे थे, लेकिन वो पिछले 3 क्वार्टर से भी नहीं देखने को मिल रहा है। फिर भी डिमांड धीरे धीरे ऑन ट्रैक हो रही है, 22% का ग्रोथ आया है। अगर आप लास्ट क्वार्टर 1 में देखेंगे तो क्वार्टर 1 में केवल 8% की ग्रोथ आई, तो उससे तो काफी बेटर है। तो मैनेजमेंट ऐसा बोल भी रहा है कि आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में ये डिमांड आगे मेंटेन रहेगी और इनका जो ग्रोथ है, जो इनका गाइडेंस है 25 से 30% का, उसके अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास ये लोग ग्रोथ दे देंगे। एंड फर्दर आगे मैनेजमेंट ने बोला कि ये अपने फुटप्रिंट को क्लस्टर बेस्ड मॉडल से फैला रहे। क्लस्टर बेस्ड मॉडल क्या होता है कि पहले तो ये लोग किसी स्टेट्स में जब एंटर करते हैं तो किसी एक लोकेशन में, एक सिटी में अपना एक शोरूम खोलते हैं, एक स्टोर ओपन करते हैं और इसके बाद उसके नजदीक के 8-10 किलोमीटर की रेंज में दूसरा शोरूम या दूसरा स्टोर अपना ओपन करते हैं। फिर उसी सिटी में ही अपना तीसरा शोरूम स्टेबल करते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर आता है किसी सिटी के एक कोने से, तो वहां भी वो देखता है कि आदित्य विजन का शोरूम है। इसके बाद वो सिटी के जब एंड में जाता है, किसी और कोने में जाता है, तो वहां पर देखता है वहां भी आदित्य विजन का शोरूम है। तो इनका एक ब्रांड फॉर्मेशन होता है, इनका एक ब्रांड रिकॉल होता है। आदमी के दिमाग में एक ब्रांड बैठ जाता है कि हाँ, आदित्य विजन नाम का कोई रिटेलर है जो एक मतलब ब्रांडेड रिटेलर है। तो वो अब इनके स्टोर में जब विजिट भी करता है ना, जब वो कंपैरेटिवली कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उसको खरीदना है, तो जब वो स्टोर में जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में रहता है कि आदित्य विजन में जाना है। एंड इसके बाद अगर कोई क्लाइंट एक बार इनके शोरूम में एंटर कर लेता है तो जो ये प्राइसिंग रखते हैं, इतना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखते हैं कि वो क्लाइंट फिर दोबारा दूसरे किसी स्टोर में जाता है तो उनको वो प्राइस मिलता नहीं है, तो वो दोबारा घूम के फिर से आदित्य विजन में ही परचेज करने के लिए आता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये इनका एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन का एक फॉर्मेट इन्होंने बना के रखा है कि ये लोग एक ही सिटी में पहले अपने 2-3 स्टोर्स ओपन करते हैं। इसके बाद फिर जब वो सैचुरेटेड हो जाता है, इसके बाद ये लोग दूसरी सिटी में अपने स्टोर ओपन करने के लिए फिर फर्दर देखते हैं। तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हम अपना जो एक्सपेंशन है वो क्लस्टर बेस कर रहे हैं। एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि इन्होंने Q2 में 9 स्टोर्स ओपन किए हैं और टोटल इनके स्टोर्स अभी 188 हो गए हैं। एंड मैनेजमेंट आर टारगेटिंग कि ये लोग बाय द एंड ऑफ FY26 ये लोग टोटल 200 स्टोर से ज्यादा इनके पास नंबर ऑफ स्टोर्स हो जाएंगे। ये बिहार में ये नंबर 1 प्लेयर है। बिहार में ऑलमोस्ट जितना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल होता है उसमें से 50% सेल आदित्य विजन के शोरूम से ही होता है। तो 50% मार्केट शेयर इनका बिहार में है। एंड इसके अलावा झारखंड में भी ये नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। और यूपी में अभी इन्होंने एंटर किया, यूपी का कुछ सिटीज में इन्होंने एंटर किया है, जैसे कि अभी इन्होंने लखनऊ में, वाराणसी में, ये सब बड़े शहर थे। पहले बड़े शहरों को उन्होंने टारगेट किया यूपी के, और यूपी के बड़े शहरों में एंटर करने के बाद इनका जो विजन है वो ये है कि लोग डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं। ज्यादा डेंस जो सिटी ज्यादा डेंस होते हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पर इनका जो स्टोर साइज है वो भी बड़ा होता है कंपेयर टू जो इनके दूसरे स्टोर साइज है। तो ये बड़े साइज के स्टोर वहां पर ओपन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व कर सके, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी कर सके। एंड इसके अलावा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से जब ये अपना स्टोर का ओपनिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट इनको ये है कि इनका लॉजिस्टिक में जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है। इनको एक स्टोर से, अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट एक स्टोर पर आया, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए और वो वहां पर नहीं है, तो ये क्या करते हैं, तुरंत विदिन कुछ घंटों के अंदर ही अपने दूसरे स्टोर से उस प्रोडक्ट को वहां पर मंगवा लेते हैं और उस क्लाइंट को सर्व कर देते हैं।
तो इससे बेनिफिट क्या है कि दूसरा स्टोर नजदीक होने से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेज वो काफी कम हो जाता है। एंड इसके अलावा जो इनका जो डिलीवरी है वो सुपीरियर और फास्ट होती है। एंड इसके अलावा जो इनका ब्रांड रिकॉल है वो काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि कस्टमर आता है उसको प्रोडक्ट मिल जाता है वहां पर, तो वो फिर उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि इनके स्टोर पे हमको हमारी जरूरत का सारा प्रोडक्ट, सारे ब्रांड के सारे मटेरियल मिल जाएंगे, तो दोबारा भी इनके पास अप्रोच करता है जब नया प्रोडक्ट लेना होता है। फर्दर अगर इनकी इन्वेंट्री आप देखते हो तो इन्होंने बताया था कि इनके पास लोकल टोटल सितंबर 30 तक 676 करोड़ की इन्वेंट्री थी। और इन्वेंट्री हायर है क्योंकि जो अभी ये सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, और फेस्टिवल सीजन में जो डिमांड होती है काफी हाई होती है, तो उस हाई डिमांड को कैटर करने के लिए इनको अपनी इन्वेंट्री को हायर रखना पड़ता है। एंड अभी आप देखें कि ये सीजन दशहरा, नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली का सीजन है, तो इसमें इनको इन्वेंट्री इस वजह से इन्होंने हायर रखी हुई है। एंड फर्दर इन्होंने अपने Q3 के बारे में शेयर किया कि जो अभी सितंबर 30 तक क्वार्टर 2 इनका कंप्लीट हो गया, सितंबर 30 अक्टूबर में इनका Q3 स्टार्ट हो गया। तो Q3 का जो इन्होंने एंटर किया है, Q3 में काफी स्ट्रांग एंट्री की है, काफी हायर डिमांड इनको दिखाई दे रही है। एंड उनका जो आगे जो रेशियो है वो सारे के सारे हेल्दी हैं। और इसके बाद मैनेजमेंट काफी होपफुल है कि इनका जो सेल्स है Q3 से काफी स्ट्रांग आएगा कंपेयर टू लास्ट Q3। एंड फर्दर इन्होंने उसके पीछे रीजन भी दिया, मैनेजमेंट ने उसके पीछे रीजन दिया कि जो अभी बिहार इलेक्शंस हुए थे, तो बिहार में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हर हाउस होल्ड लेडी को 10,000 रुपीज कैश दिए हैं। एंड इसके अलावा वो लगभग 1.3 करोड़ बिहार में वुमेन्स हैं, तो लगभग 1.3 करोड़ बिहार की वुमेन्स को 10,000 रुपए पर हेड गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो लगभग अगर आप देखें तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने बांटे हैं। एंड इसके अलावा ये जो इन्होंने बांटे वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बांटे हैं। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने बोला भी है कि अगर कोई भी महिला कोई भी अपना इंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो उनको 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। तो एंड इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है 125 यूनिट पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रही है बिहार गवर्नमेंट, तो वहां से भी उनको लगभग 900 रुपीज की सेविंग हो रही है। तो जो ये पैसे वहाँ की वुमेन्स के हाथ में आ रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी को वुमेन्स क्या करती हैं, अपने हाउस होल्ड की जरूरतों को फुलफिल करने में कंप्लीट करती हैं, फुलफिल करने में खर्च करती हैं। और हाउस होल्ड में क्या होता है, बेसिकली उनके जो होम अप्लायंसेज हैं, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर है, चाहे वो अदर जो इलेक्ट्रिक कुक टॉप है, या जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और जो घरों में यूज होते हैं, तो फ्रिज है, टीवी है, तो ये सारे प्रोडक्ट परचेज करने में वो यूज करती हैं। तो अगर इन सब में पैसा, अगर इन सब प्रोडक्ट को परचेज करने में वुमेन पैसा इन्फ्यूज करेंगी, तो वो पैसा इनडायरेक्टली इनके बिजनेस में ही इन्फ्यूज होगा, क्योंकि इनका बिहार में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, 50% मार्केट शेयर इनके पास है बिहार के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का। तो इनके पास तो पैसा डायरेक्टली आना ही आना है। एंड इसके अलावा ये भी है कि गवर्नमेंट ने अभी क्या 8 पे कमीशन अप्लाई कर दिया, जिससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी 30 से 35% बढ़ गई है। एंड इसके अलावा जो पेंशनर है उनकी भी पेंशन भी 30 to 35% इंक्रीज हो गई है। तो वो पैसा भी जब कंज्यूमर के हाथ में आएगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, उससे अपनी रिक्वायरमेंट की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज करेगा और इनके बिजनेस में पैसा इन्फ्यूज होता रहेगा। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने बोला कि परचेजिंग पावर हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा आप देखें कि लगभग रिसेंट जो अभी बजट आया था, यूनियन बजट, इसमें भी जो टैक्स पर काफी रिबेट दी गवर्नमेंट ने, तो वो टैक्स से जो रिबेट होगा वो लगभग 1 लाख करोड़ का टैक्स बचेगा जो टैक्स पेयर है उनका। तो वो 1 लाख करोड़ भी धीरे धीरे, उस 1 लाख करोड़ का भी कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं उनके कंजम्पशन में खर्च होगा, उनको लोग खरीदेंगे, तो वो पैसा भी इनके बिजनेस में आएगा। तो मैनेजमेंट आगे आने वाले समय में अपने बिजनेस को लेकर काफी होपफुल है, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे जैसे इंडिया में लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी, लोग अपनी लाइफस्टाइल में प्रीमियम चीजें ऐड करना चाहते हैं। आज देखिए कि एसी जो है, एसी कोई लग्जरी का आइटम नहीं रह गया, बल्कि वो नेसेसिटी बन चुकी है। एंड इसके अलावा आप देखेंगे कि हर घर में आप पहले छोटी छोटी स्क्रीन की टेलीविजन हुआ करती थी, लोगों के एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं, लोग बड़े स्क्रीन के टेलीविजन खरीद रहे हैं, लोग हाई कैपेसिटी के फ्रिज खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन आज हर घर की जरूरत हो गई है। और अभी भी अगर आप देखें कि हमारे इंडिया में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन देखेंगे तो बहुत कम है कंपेयर टू जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है या जो अदर एशियन कंट्रीज, उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो काफी कम है। हमारे कंट्रीज में अभी केवल 10, 12, 13% का ही पेनिट्रेशन है जो वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी का है, तो और एसी का है। तो इसमें हमारे पास काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले समय में
जो आदित्य विजन लिमिटेड है, अभी तो हिंदी हार्टलैंड एरिया में ही अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे फिर यूपी के बाद ये एमपी में जाएँगे, एमपी के बाद फिर धीरे-धीरे ये और एक्सपेंशन करते हुए महाराष्ट्र में जाएँगे, गुजरात में जाएँगे। तो ये आने वाले 4-5 सालों तक इनका बिज़नेस अगर आप देखेंगे 30-35, 25-30-35 के परसेंट के रेट से ग्रो करता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। बस क्या है कि कुछ समय बीच में ऐसा आता है जब इनका बिज़नेस डाउन हो गया, जैसे मानसून जल्दी आ गया, बारिश ज़्यादा हो गई तो इनके कूलिंग प्रोडक्ट्स नहीं सेल हुए। तो ये कुछ समय के लिए बिज़नेस में एक शॉर्ट टर्म हेडविंड्स रह सकता है, लेकिन ये हेडविंड्स लंबे समय तक नहीं चलेगा, जल्दी ही ये टेलविंड्स में बदलेगा और जैसे-जैसे इनका एक्सपेंशन होगा, इनका सेल्स भी बढ़ेगा एंड इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इनका बिज़नेस जैसे-जैसे आगे ग्रो करता रहेगा, शेयर होल्डर्स के लिए भी ये पैसा बनाते रहेंगे। कुछ समय का हेडविंड्स था, वो अभी धीरे-धीरे मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि अभी आने वाले समय में ये हेडविंड्स हमको दिखाई नहीं देते हैं एंड क्वार्टर वन 527 से इनका बिजनेस और अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। फर्दर आगे इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्वार्टर वन में जो इनका रेवेन्यू है लगभग 8% से ग्रो हुआ था और क्वार्टर टू में इनका रेवेन्यू 22% से ग्रो हुआ है एंड अगर पूरा हाफ ईयरली रेवेन्यू देखेंगे तो वो लगभग 10.5% से ग्रो हुआ है एंड जो इनका ग्रास मार्जिन है वो हाफ ईयरली 15.2% आया है एंड इसके अलावा हाफ ईयरली अगर आप इबिट्टा देखते हैं तो 124 करोड़ का इबिट्टा इन्होंने जनरेट किया है और जो इबिट्टा मार्जिन है वो लगभग 9% है। और अगर आप ओवरऑल H1 में इनका पैड ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 4% इनका पैड ग्रोथ हुआ है H1 में एंड इनके क्वार्टर टू में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो अगर आप देखें तो लगभग 12% से इनका ग्रो हुआ है एंड इसके अलावा हाफ ईयरली सेम स्टोर सेल ग्रोथ देखते हैं तो वो लगभग 2% ग्रो हुआ है क्योंकि इनका फर्स्ट क्वार्टर में सेम स्टोर सेल ग्रोथ काफी खराब आया था। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि अलग अलग जियोग्राफी से कितना रेवेन्यू इनको कंट्रीब्यूट होता है तो इनको इनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 77% रेवेन्यू इनको इनके बिहार वाले बिजनेस से आता है एंड लगभग 11% रेवेन्यू इनको झारखंड से आता है एंड लगभग 12% रेवेन्यू इनके यूपी वाले सेगमेंट से इनको आता है एंड इनका अगर क्वार्टर टू में पैड ग्रोथ देखेंगे तो 4.2% से पैड ग्रो हुआ है। तो दोस्तों ये था इनका ओपनिंग रिमार्क। आगे चलते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेगमेंट की तरफ। तो इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो इनके ग्रॉस मार्जिन से रिलेटेड पूछा गया कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफी कम हो गया है, डिप हुआ है इस बार, उसके पीछे क्या रीजन थे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो हिंदी हार्टलैंड एरिया है, बिहार, यूपी, यहाँ पर मानसून भी अर्ली आ गया एंड जो रेनफॉल है वो लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो इनके एसी प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो काफी कम हो गई। जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है, एसी, कूलर, फैंस, इनकी डिमांड काफी कम हो गई एंड जो इनका रेवेन्यू आता है लगभग 48% रेवेन्यू इनके लास्ट ईयर, अगर आप क्वार्टर वन 25 के फर्स्ट हाफ यानी शुरू के 6 महीनों का एसी का बिजनेस का कंट्रीब्यूशन देखें तो 48% था इनके रेवेन्यू में और इस बार के शुरू के FY26 जो अभी चल रहा है इसमें शुरू के 6 महीनों का एसी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन देखें तो इनके रेवेन्यू केवल 34% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ है एंड जो इनका सबसे हायर मार्जिन वाला बिजनेस है वो एसी वाला सेगमेंट है। तो एसी वाले सेगमेंट के सेल्स गिर जाने की वजह से इनका जो रेवेन्यू है, जो इनका मार्जिन है उसके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट हुआ है और वो मार्जिन डिप हो गया है। तो इसकी वजह से इनका रेवेन्यू कम, इनका जो मार्जिन है वो कम हुआ है। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे बोला कि जो एसी के मैन्युफैक्चरर हैं वो मैन्युफैक्चरर नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि पाइपलाइन में है। तो जैसा आगे क्वार्टर फोर के बाद क्वार्टर थ्री का जो अभी आएगा, ये क्वार्टर थ्री जो रनिंग है, इसके कंप्लीशन के बाद मैनेजमेंट देखेगा, रिव्यू करेगा कि एसी की डिमांड कितनी रहती है और इनके पास एसी की इन्वेंट्री कितनी बची हुई है, उसके हिसाब से फिर ये फर्दर डिसीजन लेंगे और उसके बाद अपने एसी का जो इनके पास स्टॉक है उसमें और एसी नए ऐड करने हैं नहीं करने, वो उसके बाद फर्दर ये लोग डिसीजन लेंगे। एंड अगर एसी का सेगमेंट आगे ग्रो होता है तो इनका मार्जिन आपको फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्दर इनसे जो आगे मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उससे बिहार के महिलाओं के हाथ में लगभग 13,000 रुपये पैसा आएगा और वो होम अप्लायंसेज परचेज करने में यूज कर सकती हैं एंड जो हमने पहले डिस्कस भी किया इसके बाद, जो कि इनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा होगा। फिर मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हम जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर एंड जो कमर्शियल डीप फ्रीजर है उस वाले सेगमेंट को लेकर के काफी बुलिश हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में अभी के आप समय में देखेंगे तो काफी ज्यादा कमर्शियल बिजनेसेस जो इससे रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड हैं वो काफी ओपन हो रहे हैं। आप छोटे छोटे एरिया में भी आप देखेंगे कि डेयरी फार्म्स खुल रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज खुल रही है, आइसक्रीम की नई नई शॉप्स डल रही हैं, तो वहां पर इन सारे प्रोडक्ट्स की ही जरूरत पड़ती है जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स है, कमर्शियल डीप फ्रीजर्स है उनकी। तो इनको इस बिजनेस में काफी स्कोप दिखाई देता है आगे। फर्दर इनका इन्वेंट्री हायर साइड पे है, उसको लेकर के क्वेश्चन इनसे पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि अगर आप इन्वेंट्री को देखें तो जो रेफ्रिजरेटर वाला सेगमेंट है उसमें हमारा इन्वेंट्री काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आती है।
क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर वाला सेगमेंट है वो पूरे साल सेल होता है, पूरे साल ये प्रोडक्ट बिकता है, तो इसमें हमारा इन्वेंट्री हायर होने से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमारे पास जो रिसेंटली इन्वेंट्री है वो भी कंफर्टेबल लेवल पे है। फर्दर जो एसी वाला सेगमेंट है उसके लिए मैनेजमेंट ने बोला कि ये मोस्टली समर सीजन में सेल होता है एसी, एंड हमारे पास थोड़ा सा इन्वेंट्री हायर है एसी का, एंड होपफुली ये इन्वेंट्री फेस्टिवल जो फेस्टिवल सीजन अभी चल रहा है Q3 जो चलेगा, Q3 तक ये इन्वेंट्री इनकी कम हो जाएगी, तो वो रीजनेबल लेवल पे आ जाएगी, कंफर्टेबल लेवल पे आ जाएगी। एंड जनवरी 27 के बाद से जो एसी के प्राइसेज है वो 7-8% बढ़ जाएंगे। एंड मैनेजमेंट होप कर रहा है कि जैसे अभी इनके पास एसी की इन्वेंट्री हायर है, लेकिन जैसे Q3 में फेस्टिवल सीजन कंप्लीट होगा तो फेस्टिवल सीजन में एसी सेल करेंगे, ये एसी सेल करेंगे तो इनका इन्वेंट्री का जो लेवल है, इन्वेंट्री लेवल एसी का वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फिर दिसंबर में क्या करेंगे कि दिसंबर में ये लोग अलग अलग जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो ओईएम्स हैं, जैसे वोल्टास है, हिताची है, ब्लू स्टार है, एलजी है, सैमसंग है, इनके साथ ये लोग नेगोशिएशन करेंगे, ट्रेड डील करेंगे। ट्रेड डील किस टाइप का कि जनवरी 27 से जो पुराने मॉडल्स हैं उनका जो जनवरी 27 में जितने मॉडल्स आएंगे उनका प्राइस, एसी का प्राइस हाई हो जाएगा, तो इनके पास जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो एसी बनाती है उनके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा है उसको वो लोग सस्ते में सेल करेंगे, ये आदित्य विजन जैसे रिटेलर्स को। तो ये लोग सस्ते में उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेंगे उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से और अपने स्टॉक में रख लेंगे, ताकि फर्दर जो गर्मी का सीजन आए तब ये कस्टमर को वही एसी प्रोडक्ट ये लोग सस्ते में सेल कर सके, कस्टमर्स को बेनिफिट पास ऑन कर सके, ताकि कस्टमर कम रेट में अच्छी क्वालिटी का एसी परचेज कर सके, एंड वो परचेज कर पाएगा तो वो इनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो फर्दर ये लोग दिसंबर में अपनी इन्वेंट्री एसी की फिर से बढ़ाएंगे। फर्दर इन्होंने अपनी प्राइसिंग के बारे में बताया कि अभी जो जीएसटी रेट कट हुआ है, जीएसटी रेट कट होने से इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उनके स्टोर में लगभग 7 to 8% से रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। एंड इन्होंने इनका जो नॉर्मल इन्वेंट्री रहता है पर स्टोर, लगभग 3 करोड़ की नॉर्मल इन्वेंट्री इनके पास पर स्टोर में रहती है एक हमेशा, एंड जब फेस्टिवल सीजन होता है तो वो बढ़ करके लगभग 3.6 करोड़ की हो जाती है पर स्टोर। मतलब फेस्टिवल सीजन में लोग और स्टॉक वहां पर भर देते हैं ताकि सेल्स इनकी बढ़ सके, एंड जिसकी वजह से इनकी इन्वेंट्री भी लगभग 20% बढ़ जाती है। एंड फर्दर अपने नए स्टोर्स के लिए बारे में इन्होंने बोला था कि जब हम कोई नया स्टोर ओपन करते हैं तो हमें वहां पर फुल इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, एंड जब पूरी इन्वेंट्री हम फुल रखते हैं लेकिन वहां पर शुरुआत में सेल तो ज्यादा होती नहीं, सेल्स तो मीडियोकर रहती है, नॉर्मली रहती है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री साइड अगर आप देखें तो हायर रहता है, एंड हमारा जो सेल्स शुरू में कम रहता है जब तक वो मेच्योर नहीं होता है, और मेच्योर होने में हमको जो है कि 7 से 9 महीने लगते हैं, तो उतने ड्यूरेशन में हमारा स्टोर जब तक मेच्योर नहीं होता है तब तक हमारा जो इन्वेंट्री है वो हायर साइड पे रहती है। फर्दर इन्वेंट्री को लेकर मैनेजमेंट ने आगे ये भी बताया कि हमारा जो फेस्टिवल सीजन है वो दिवाली से लेकर के छठ पूजा तक चलता है, तो लगभग 1.5-2 महीने का हमारा पूरा फेस्टिवल सीजन चलता है, एंड इस पूरे फेस्टिवल सीजन के दौरान हमको हायर इन्वेंट्री रखनी पड़ती है क्योंकि हमारी डिमांड काफी हाई होती है, एंड कस्टमर आते हैं प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उनको इन्वेंट्री में हमारे प्रोडक्ट रहेगा तभी तो हम सेल कर पाएंगे, इसलिए हमारी इन्वेंट्री हम लोग जानबूझ के हाई रखते हैं, एंड हमारा आपको इसलिए थोड़ा सा हायर साइड पे इन्वेंट्री दिखेगा। एंड आगे फर्दर इन्होंने जो अपने गाइडेंस को लेकर के बताया कि हमारा जो पुराना गाइडेंस है 20 से 25% से हम लोग उसी रेट से ग्रो करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो FY27 आने वाला है, FY27 में हमारा जो गाइडेंस है 20 से 25% हम लोग उसको भी एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं, जब क्योंकि उनको अभी जो Q3 में अभी जो सेल्स हो रहा है वो काफी हायर साइड हो रहा है, काफी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है, तो मैनेजमेंट होपफुल है कि क्वार्टर जो FY27 आएगा, FY27 में वो अपने पिछले गाइडेंस को भी बीट करके उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फर्दर ये भी बताया उन्होंने कि बिहार में जो गवर्नमेंट महिला रोजगार योजना के लिए 2 लाख रुपए महिलाओं को दे रही, तो महिलाएं बेसिकली ऐसे बिजनेस करती हैं जिनमें इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जैसे अगर वो डेयरी का बिजनेस करेंगी तो डेयरी का बिजनेस करने के लिए उनको बड़े साइज के, लार्ज साइज के रेफ्रिजरेटर चाहिए और वो ये सेल करते हैं तो वो भी हमारे पास आएंगी। एंड इसके अलावा कोई दूसरा उससे रिलेटेड स्टॉक्स जो खाने पीने के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस वो करती हैं तो उनके लिए भी उनको डीप फ्रीजर चाहिए, वो डीप फ्रीजर भी हम सेल करते हैं तो वो भी हमारे पास आएंगी प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि हमारे स्टोर बिहार के हर सिटी में है, ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में, और मोस्ट ऑफ जितने बड़े शहर हैं, बड़े शहर हैं सब में इनके स्टोर अवेलेबल हैं, और जो इनका प्राइस होता है काफी रीजनेबल होता है, तो कस्टमर इनके पास ही आता है ऐसे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। एंड फर्दर अगर कोई और बिजनेस भी वो महिलाएं करती हैं तो भी उनको उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हाई एंड लेवल के मोबाइल फोन चाहिए होंगे, लैपटॉप चाहिए होंगे, तो वो भी ये पर सेल करते हैं, तो उसके लिए वो हमारे पास ही आएंगी। तो मतलब ये रूटेड है कि पैसा हमारे बिजनेस में आएगा ही आएगा, वो पैसा कहीं और जाएगा नहीं। तो मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल श्योर है
कि इनका ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा एंड ये इसके इस पूरे गवर्नमेंट की योजना के की बेनिफिशियरी बने रहेंगे। फर्दर आगे इन्होंने अपने स्टोर ओपनिंग को लेकर के बोला कि FY26 में टोटल 30 से 35 स्टोर ये ओपन करेंगे, जिसमें से लगभग H1 में क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 मिला के लगभग 13 स्टोर ये ओपन कर चुके हैं और H2 में ये 20-22 स्टोर और ओपन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर अगर आप इनको देखेंगे तो ये 200 स्टोर से ऊपर निकल जाएगा इनका टोटल नंबर ऑफ स्टोर काउंट बाय द एंड ऑफ Q4। एंड इनका इबिट्टा मार्जिन के बारे में उन्होंने बोला था कि हमारा इबिट्टा मार्जिन 8 से 10% रहता है और ये इबिट्टा मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में भी मेंटेन रहेगा। फर्दर इन्होंने अपने स्टोर ब्रेक इवन टाइम के बारे में बताया कि हमारा जो स्टोर है उसको ब्रेक इवन होने में लगभग 7 to 9 मंथ्स लगते हैं। एंड तो दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इनका बिजनेस मॉडल भी डिस्कस किया। अभी थोड़ा सा इनका वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इनका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका एंड इनका करंट पी आप देखते हैं तो लगभग 64-65 के आसपास इनका करंट पी चल रहा है। और अगर आप इनका ROC देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 19% है। रिटर्न ऑन ROE देखते हैं तो वो भी लगभग 20% है। काफी अच्छे रिटर्न रेशियोज है इनके। एंड अगर आप इनका वैल्यूएशन काउंट करते हैं 1 ईयर फॉरवर्डेड पी बेसिस पे तो आपको दिखेगा कि इनका FY25 में टोटल रेवेन्यू लगभग 2,260 करोड़ का हुआ करता था। अभी इन्होंने बोला है कि हम 20-25% पे ग्रो करते रहेंगे, हमारा नॉर्मल गाइडेंस है। लेकिन हमारा जो इस बार क्वार्टर 4 में हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है ज्यादा आएगा हमारे गाइडेंस से, तो हम 30% मान लेते हैं कि इनका 30% का ये लोग इनका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। तो लास्ट क्वार्टर 1 FY25 में अगर देखते हैं तो लगभग 2,260 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर उसको 30% हम ऐड कर ले तो लगभग 2,900 करोड़ का रेवेन्यू इनका हो जाएगा। और अगर इसको क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 जो अभी रिसेंटली FY26 का चल रहा है इसके बेसिस पे भी देखें तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में मिला के इनके बाद टोटल 1,400 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट कर लिया। क्वार्टर 1 में 940 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, क्वार्टर 2 में 458 करोड़ का रेवेन्यू है, तो लगभग 1,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका हो गया है। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम इससे ज्यादा रेवेन्यू सेकंड हाफ में जनरेट करेंगे। तो अगर हम 1,400 भी कैलकुलेट करते जो भी इन्होंने फर्स्ट हाफ में किया है तो भी इनका लगभग रेवेन्यू हो जाएगा 2,800 करोड़ का। और मैनेजमेंट जैसा बोल रहा है कि हम इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो अगर 1,600 करोड़ कर लेते हैं तो लगभग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। तो इस बेस पे अगर आप इनको कैलकुलेट करते हैं इनका, और अगर इनका पैट मार्जिन देखते हैं तो 3.5 से 4% अभी इनका पैट मार्जिन ऑलमोस्ट रहता है। तो अगर इस बेस पे आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 58 से 58 टू 62 के बीच में आता है। तो 58 या 62 के पी पर आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जो 25-30% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज तो हायर ही है, कोई सस्ता बिजनेस नहीं मिल रहा आपको, फेयर वैल्यूएशन पर नहीं मिल रहा, बल्कि थोड़ा सा अपर एंड वैल्यूएशन पर ही आपको बिजनेस अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन तो काफी हाई है। एंड अगर आप पीजी रेशियो के हिसाब से भी देखते हैं तो पीजी रेशियो पर भी अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.82 का पीजी रेशियो निकल के आता है। तो इस रेशियो पर भी इनका वैल्यूएशन काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से अभी तो इनका बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको तो छोटे एलोकेशन में करिए, ट्रेंचेज में करिए, एक साथ पूरा पैसा मत डालिए। 10-10, 20-20% करके आप अपने एलोकेशन को 4 या 5 बार में एलोकेट करिए अपने पैसे को। तो हो सकता है कि आपको ये बिजनेस थोड़ा कम प्राइस पे, अगर ओवरऑल एवरेज प्राइस देखेंगे तो थोड़े कम में मिल जाएगा। थोड़े 10% आज खरीद लीजिए, 10%, 15-20 रीच के बाद अगर आपको कोई डिप नजर आता है तब खरीद लीजिए। फिर ऐसे 20% सपोज कुछ समय के बाद अगर आपको थोड़ा और डिप नजर आता है तो आप खरीद लीजिए। तो ऐसे करके आपको एक एवरेज बाइंग प्राइस बन जाएगा। और आपको मतलब वैल्यूएशन तो अभी फेयर वैल्यूएशन पे तो मिलेगा नहीं क्योंकि काफी हाई वैल्यूएशन पे है, लेकिन आप इस पूरे सेगमेंट में देखेंगे ना तो चाहे जितनी भी कंपनी है, चाहे वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जैसे वोल्टास है, ब्लू स्टार है, हिताची है, एलजी है, तो ये सब भी आपको कोई भी कम पी पर नहीं मिलने वाला, कोई भी कम वैल्यूएशन पर नहीं मिलने वाला, सारे हायर वैल्यूएशन पे ही अवेलेबल है। एंड इनका जो प्योर कॉम्पिटिटर है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट करके कंपनी जो इनका प्योर कॉम्पिटिटर है, तो वो भी उसका वैल्यूएशन भी हायर है, उसका तो ग्रोथ भी नहीं हो, तो डिग्रो कर रही कंपनी, तो वो खराब ग्रोथ है, इसके बाद भी उसका वैल्यूएशन देखेंगे आपको तो लगभग 50 से ऊपर के पी अवेलेबल है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों से कंपैरिजन करेंगे तो आपको बिजनेस अच्छा नजर आएगा, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नजर आएगा, लेकिन आप एक आइडियल वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये हायर एंड पे लगेगा। तो दोस्तों आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। एंड फर्दर आपको अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल श्योरली आंसर। थैंक यू।